4 महीने पहले जब एलियन जीवों ने अचानक पृथ्वी पर हमला कर दिया तो कुछ ही महीनों में कई देश पूरी तरह तबाह हो चुके थे। जापान के ओसाका शहर के लोग जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एलियन आपदा इतनी अचानक आ जाएगी। ये डरावने एलियन जीव बिजली जैसी तेज रफ्तार से हमला करते थे और अपने शरीर से तेज धार वाले कांटे निकालकर एक ही बार में इंसानों को खत्म कर देते थे। जहाँ कहीं भी सेना मौजूद नहीं थी, वहाँ आम लोग बस इन एलियनों के सामने बेबस शिकार बनते जा रहे थे। इसी दौरान एक महिला वैज्ञानिक कोकी इन एलियन जीवों के बारे में कुछ खास जानकारी रखती थी। वो तुरंत लोगों को सुरक्षित जगह की तरफ भागने का निर्देश देती है और फिर अपने हाथ में पकड़ी माचिस जलाती है। जैसे ही माचिस जलती है, पहले से खड़ी की गई कारों में तेज आग भड़क उठती है। कुछ ही सेकंड में आग की एक बड़ी दीवार बन जाती है जो एलियनों के रास्ते में एक मजबूत बैरिकेड बनकर खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर के लिए एलियनों का पीछा रुक जाता है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुछ ही मिनटों में एलियन चारों तरफ से घुसना शुरू कर देते हैं। कोकी लगातार अपने बनाए हुए मोलोटोव एलियनों की तरफ फेंकती रहती है। हालांकि ये एलियन आग से डरते जरूर थे, लेकिन इतने ज्यादा एलियनों के सामने ये सब कुछ समुंदर में एक बूंद जैसा साबित हो रहा था। धीरे धीरे और ज्यादा लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। कोकी के दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई बेहतर तरीका नहीं था जिससे वो सबको बचा सके। तभी अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उस हेलीकॉप्टर से 2 आदमी छलांग लगाकर नीचे आते हैं। कोकी को लगता है कि शायद ये पृथ्वी रक्षा संघ के लोग हैं जो शरणार्थियों को बचाने आए हैं, लेकिन अचानक वो दोनों आदमी सीधे कोकी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर के अंदर डाल देते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर जब कोकी की नजर उसके शरीर पर बने लोगों पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग एक प्राइवेट कंपनी की सेना से हैं। ये देखकर कोकी के दिल में तेज गुस्सा भर जाता है, क्योंकि वो अभी भी उन बेबस लोगों को बचाना चाहती थी। तभी उन लोगों का लीडर जल्दी से उसे समझाता है, दुनिया भर में हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं, तुम अकेले कितने लोगों को बचा सकती हो? हम तुम्हें जिस जगह ले जा रहे हैं वहाँ से इंसान एलियनों को हरा सकते हैं और वही पूरी मानव जाति को बचाने का असल तरीका है। कोकी उसकी बात समझ तो जाती है, हालांकि उसके दिल में थोड़ा विरोध जरूर था, लेकिन धीरे धीरे वो संघर्ष करना बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद उसे एक प्राइवेट जेट में बैठा दिया जाता है। वो जेट पृथ्वी का लगभग आधा चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रुकता है। लीडर उसे जगाता है और कहता है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही कोकी बाहर झांक कर देखती है, उसकी आंखों के सामने एक विशाल एलियन स्पेस शिप दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। फिर कुछ काले कपड़े पहने लोग उसे एक घने जंगल के अंदर ले जाते हैं। जंगल पार करने के बाद वो एक सीक्रेट रिसर्च बेस तक पहुंचती है। वहाँ का इंचार्ज निखिल खुद बाहर आकर उसका स्वागत करता है। उसके चेहरे पर बेहद उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। असल में ये जगह एलियन स्पेस शिप पर रिसर्च करने वाली एक खास संस्था थी, लेकिन कई महीनों से उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने जापान में मौजूद कोकी को ढूंढ निकाला, क्योंकि कोकी कोई आम इंसान नहीं थी। पहले इसी कोकी ने एक खास कोड तैयार किया था जिसकी मदद से सेना एलियन स्पेस शिप की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ पाई थी और उसी वजह से एक एलियन स्पेस शिप को गिराया जा सका। और आज तक वो इंसानों की एलियनों पर पहली और आखिरी जीत थी। निखिल को पूरा विश्वास था कि कोकी के पास एलियनों से संपर्क करने की एक खास क्षमता है, इसलिए वो चाहता था कि कोकी इस रिसर्च में शामिल हो जाए। लेकिन कोकी पूरी तरह बेपरवाह अंदाज में कहती है, इस टूटे फूटे जहाज से हमें आखिर क्या मिलने वाला है? निखिल हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान देता है और कहता है, ये जहाज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। जब तुम इसके अंदर जाओगी तभी तुम्हें असली सच्चाई पता चलेगी। ये सुनकर कोकी की आंखें उत्साह से चमक उठी हैं। उसे अब काफी दिलचस्पी होने लगती है, लेकिन तभी निखिल उसे रोकते हुए कहता है, अंदर जाने से पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। रिसर्च बेस के वैज्ञानिक जल्दी जल्दी कोकी के सिर पर ब्रेन वेव मशीन लगा देते हैं। अब वे उससे कुछ सवाल पूछने वाले थे और यहीं से इस मिशन की असली परीक्षा शुरू होने। अब वैज्ञानिक कोकी से एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू करते हैं ताकि उसके मानसिक हालात का सही अंदाजा लगाया जा सके। हालांकि कोकी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल जवाब एलियन स्पेस शिप में जाने से क्या संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब देती रही। लेकिन तभी स्क्रीन पर अचानक कोकी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखते ही कोकी का व्यवहार अचानक बहुत ज्यादा बदल जाता है। वो बेहद भावुक और गुस्से में आ जाती है और बिना कुछ सोचे
अपने सिर से जुड़े सभी तार खींचकर निकाल देती है और गुस्से में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। ये सब देखकर रिसर्चर माया तुरंत जाकर निखिल से मिलती है। माया का कहना था कोकी इस मिशन के लिए सही नहीं है, उसकी भावनाएं बहुत जल्दी भड़क जाती हैं, जो मिशन के लिए खतरनाक हो सकता है। निखिल गहरी सांस लेते हुए बेबस होकर सिर हिलाता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसकी कंपनी दामो टेक्नोलॉजी ने बड़ी मुश्किल से पृथ्वी गठबंधन से इस एलियन स्पेसशिप पर रिसर्च करने का अधिकार हासिल किया था, लेकिन कई महीनों के बाद भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। उधर दुनिया भर के शहर एक एक करके एलियनों के कब्जे में जा रहे थे और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पृथ्वी का मौसम तक बदलने लगा था। पृथ्वी गठबंधन के अधिकारी पहले ही चेतावनी दे चुके थे, अगर निखिल की रिसर्च से जल्द कोई नतीजा नहीं निकला तो हम इस स्पेसशिप का कंट्रोल वापस ले लेंगे। इसी दबाव में कोकी बन गई इतिहास की पहली इंसान जिसने टेस्ट पास किए बिना ही एलियन स्पेसशिप के अंदर कदम रखा। उस विशाल स्पेसशिप के अंधेरे प्रवेश द्वार को देखते हुए कोकी की आंखों में डर से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे एक कृत्रिम रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते माया उसे समझाती है इस स्पेसशिप की दीवारों के अंदर लाखों न्यूरल कनेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरा स्पेसशिप एक जिंदा शरीर की तरह काम करता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों कंपनी द्वारा बनाए गए एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। माया बताती है इस स्पेसशिप के सबसे बीच में एक विशाल ऊर्जा स्रोत मौजूद है जिसका आकार पहले के पूरे कनाडा देश से भी बड़ा बताया जाता है। उनका मानना था कि वही जगह इस स्पेसशिप का असली कंट्रोल सेंटर है और उस ऊर्जा स्रोत में काफी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता भी मौजूद है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, तेज सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से उन्हें उस ऊर्जा स्रोत के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई थी, इसलिए उन्हें मजबूर होकर वैज्ञानिकों को अंदर भेजकर हाथों से जांच करनी पड़ती थी। लेकिन अफसोस, जो भी वैज्ञानिक उस जगह के अंदर जाता था वो बाहर आने के बाद न्यूरल डैमेज का शिकार हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता था। और यही वजह थी कि पहले कोकी का मानसिक टेस्ट लिया गया था। लेकिन कोकी इस बात पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। वो बस हल्के से सिर हिलाकर कहती है अगर एलियनों का रहस्य जानने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो एक मजबूत सुरक्षा हेलमेट पहनती है और धीरे धीरे उस कमरे में प्रवेश करती है जहाँ वो रहस्यमयी एलियन ऊर्जा स्रोत मौजूद था। उधर माया उस ऊर्जा स्रोत से संपर्क करने के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले संदेश कोकी की घड़ी में अपलोड कर देती है। अब सब कुछ कोकी के प्रदर्शन पर निर्भर था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो एलियन ऊर्जा स्रोत अचानक खुद ही प्रतिक्रिया देने लगता है और धीरे धीरे उसमें से एक गोलाकार चमकता हुआ प्रकाश गोला बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोकी से संपर्क करना चाहता हो, लेकिन जैसे ही वो कोकी के पास आने वाला था अचानक वो वापस पीछे हट जाता है। ये देखकर कंट्रोल रूम में मौजूद निखिल बेहद उत्साहित हो जाता है और तुरंत कोकी से कहता है दूसरी फ्रिक्वेंसी ट्राई करो। जैसे ही कोकी फ्रिक्वेंसी बदलती है वो प्रकाश गोला अचानक खुशियों भरी संगीत जैसी आवाज निकालने लगता है। ये देखकर लगता था कि उस ऊर्जा स्रोत में कोई दुश्मनी नहीं है। ये समझते ही कोकी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस प्रकाश गोले को धीरे धीरे अपने करीब आने देती है। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एलियन के रहस्यों को समझने में लगे थे, उसी समय नीचे की दुनिया में आम लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे। एक छोटी लड़की लगातार सवाल पूछ कर पेट्रोल पंप के मालिक का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। उधर उसका भाई पास के स्टोर रूम में चुपके सामान चुरा रहा था और बाहर उनकी माँ गाड़ी में चोरी से पेट्रोल भर रही थी। लेकिन पेट्रोल पंप का मालिक इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसे कुछ शक हुआ और उसने बाहर झांक कर देखा। वहाँ संदिग्ध हरकतें देखकर उसे सच्चाई समझ में आ गई। तुरंत वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर की तरफ बढ़ती है। छोटी लड़की समझ जाती है कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इसीलिए वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है ताकि बाहर जाकर मुख्य गेट बंद कर सके। उधर उनकी माँ जल्दी से पेट्रोल भरकर गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बच्चों को अंदर बैठने के लिए कहती है और यहीं से उनकी जान बचाने माँ अनीशा तुरंत बच्चों को गाड़ी में बैठाकर तेजी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि पेट्रोल पंप वाला उनका पीछा नहीं कर रहा तो वो गुस्से में अपने बेटे ल्यूक को डांटने लगती है, तुम तय समय पर बाहर क्यों नहीं आए? लेकिन जिद्दी स्वभाव वाला ल्यूक अपने बैग से अभी
कभी चुराए गए सामान निकाल कर दिखाता है। वो कहता है ये सब सामान हमारे बचने के लिए जरूरी है। थोड़ा जोखिम उठाया लेकिन फायदा बड़ा मिला। कुछ देर बाद वे लोग एक छोड़े हुए घर तक पहुंचते हैं। ल्यूक कहता है मैं अब और भागते भागते थक गया हूँ, क्यों ना हम कुछ समय यहीं रह लें। लेकिन माँ अनीशा इस बात से सहमत नहीं होती। वो कहती है हमें जितना दूर जा सकते हैं जाना होगा, क्योंकि जहाँ भी इंसानों की बस्ती होगी वहाँ कभी न कभी एलियन हमला जरूर करेंगे। और सच तो ये था कि उस समय बचे हुए इंसान भी एलियनों से कम खतरनाक नहीं थे, क्योंकि इन बच्चों के पिता की मौत किसी एलियन ने नहीं बल्कि इंसानों ने की थी। लेकिन ल्यूक माँ की हर बात मानते मानते अब थक चुका था। अचानक वो अपने बैग से एक काला धातु का टुकड़ा निकालता है और उसे माँ को धमकाने के लिए दिखाता है। ऐसा लग रहा था कि अनीशा उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व देती थी और इसी वजह से माँ बेटे के बीच जोरदार झगड़ा होने वाला था। तभी उनकी छोटी बेटी आगे आती है और कहती है मैं माँ के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ल्यूक आखिरकार समझौता करने के लिए मान जाता है। कुछ ही देर बाद वे लोग फिर से गाड़ी चलाकर एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। अनीशा फैसला करती है कि वो नीचे उतरकर कुछ जरूरी सामान जुटाएगी। दूर उसे कुछ सैनिकों का एक समूह दिखाई देता है। वो बच्चों से कहती है तुम दोनों गाड़ी में ही बैठे रहना। लेकिन ल्यूक भला किसकी बात मानने वाला था। जैसे ही उसकी नजर सैनिकों की गाड़ी में भरे पेट्रोल पर पड़ती है, उसके दिमाग में फिर से चोरी का प्लान आ जाता है। जैसे ही सैनिक दूर जाते हैं, ल्यूक धीरे से गाड़ी से उतरकर सैनिकों की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। उधर जब अनीशा एक घर से बाहर निकलती है, तब तक ल्यूक चोरी करने ही वाला होता है। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि उसका बेटा सुरक्षित वापस आ जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक सैनिक जो टॉयलेट से लौट रहा था सीधे ल्यूक को देख लेता है और देखते ही देखते बाकी सैनिक भी उसे घेर लेते हैं। ये देखकर अनीशा तुरंत अपनी पिस्तौल निकालती है और खुद को शांत दिखाते हुए उनके पास जाकर कहती है माफ कीजिए, मेरा बच्चा फिर से गलती कर बैठा। लेकिन ये सैनिक साधारण सैनिक नहीं थे। उनका मिशन था विद्रोहियों को पकड़ना। अगले ही पल वे अनीशा के पास से हथियार बरामद कर लेते हैं और तभी किसी सैनिक को बैग में रखा वही काला धातु का टुकड़ा मिल जाता है। जब मशीन से जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये कोई साधारण धातु नहीं बल्कि एलियन तकनीक का हिस्सा है। ये देखकर सैनिकों का लीडर तुरंत सतर्क हो जाता है। वो डेटाबेस चेक करता है और उसे पता चलता है कि अनीशा एक वांटेड अपराधी है। इसके बाद अधिकारी फैसला करता है इन्हें कैंप ले चलो, वहीं सब पता करेंगे। जब वे लोग सैनिकों की गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर पहले से एक आदमी हथकड़ी में बैठा हुआ है, जिसे देखकर लगता था कि वो भी कोई साधारण इंसान नहीं है। अनीशा अपने बच्चों से कहती है किसी अजनबी से बात मत करना, लेकिन तभी वो आदमी खुद ही मुस्कुराकर कहता है मेरा नाम क्लार्क है और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तभी अचानक ड्राइवर देखता है कि सड़क के बीच एक घायल लड़की पड़ी हुई है। सैनिक तुरंत गाड़ी रोककर नीचे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं जंगल से अचानक कई हथियारबंद लोग निकल आते हैं। ये एक पहले से रची गई घात थी। बिना तैयारी के सैनिक कुछ ही सेकंड में काबू कर लिए जाते हैं। उधर गाड़ी के अंदर दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आने लगती है। तभी क्लार्क अनीशा और बच्चों से कहता है अपने कान बंद कर लो और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। गाड़ी का दरवाजा ताकत से उड़ाकर खोल दिया जाता है और फिर क्लार्क आराम से गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी सबको समझ आता है ये पूरा हमला असल में उसी की योजना थी। अनीशा तुरंत कहती है हमारा बैग वापस लेना मत भूलना। क्लार्क अपने साथियों को इशारा करता है गाड़ी नष्ट कर दो, सारे हथियार ले लो, लेकिन किसी सैनिक को मत मारना, क्योंकि सबका असली दुश्मन एलियन थे। असल में क्लार्क एक विद्रोही संगठन का लीडर था। उसे पृथ्वी गठबंधन के नियम और तरीके पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपनी खुद की सेना बना ली थी, तभी एलियन हमलों से खुद की रक्षा कर सके। रात होने पर क्लार्क अनीशा और उसके बच्चों को एक छिपे हुए बेस पर ले जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें गर्म दूध और चॉकलेट पीने को मिलता है, जो कि अनीशा की लगातार भागदौड़ वाली जिंदगी से काफी ज्यादा आरामदायक था। शुरू में अनीशा का इरादा था कि बैग मिलते ही वो वहां से निकल जाएगी, लेकिन क्लार्क उसे समझाता है अकेले रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता, जिंदा रहने के लिए लोगों को साथ रहना पड़ता है। उसी रात दूसरी तरफ एलियन स्पेसशिप के अंदर कोकी उस रहस्यमयी ऊर्जा प्रकाश गोले से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। अनीशा के पास मौजूद वो काला धातु का टुकड़ा अचानक उसी समय वहीं ऊर्जा क्षेत्र के अंदर दिखाई देने लगता है, जैसे उसका इस एलियन स्पेसशिप से कोई गहरा संबंध हो। और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी का असली रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। अगर आपको ये साई-फाई सीरीज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।